देश है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। सरकार तो कह रही है साहब विकास भी विश्वास भी। सरकार तो कह रही है एमएसपी सीधे खाते में जाएगी। सरकार तो ये भी कह रही है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। सरकार ने कहा था कि किसान की आमदनी दोगुनी करें। अब पहले 2 करोड़ की बात कर रहे थे, अब 60 लाख की आ गए हैं। हकीकत यह कि बोलने और करने में अंतर है, नीति नियत में अंतर है, कथनी कहनी में अंतर है। और मैं कहता हूं कि महंगाई तो ये जो अंतर है जो आप गिना रहे हैं, इस अंतर की वजह से क्या पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया है विपक्ष? इस बजट को भी आप लोग सीधे 10 में से 0, 10 में से 0? बात नंबर देने की नहीं है। हम तो नंबर देने वाले कौन होते हैं? पब्लिक नंबर देगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि बजट एक अच्छा मौका था, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, जनता ने इनको चुना है। उम्मीद मुझे जनता को थी कि इस बजट से कम महंगाई को रोकने में कुछ कदम उठाएंगे। जो मध्यम वर्ग है, गरीब तबका है, इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई इजाफा नहीं किया गया है, तो जिनकी जेब में कोरोना काल के बाद जो आर्थिक तंगी आई थी वो उनको और परेशानी हो रही है। मत भूलिएगा, तो थैंक यू का है सर। अब ऐसा है, जब ये बजट आता है तो अधिकतर जो उद्योग वाले संगठन है वो 10 में से 11 नंबर देते हैं, क्योंकि उनको अपनी नौकरियां करनी है, उनको अपना बिजनेस चलाना है। हकीकत यह है कि 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, और जो 100 सबसे अमीर लोग थे उनके आमदनी में खरबों इजाफा हो गया। तो जो खाई है अमीर गरीब की, वो लगातार बढ़ रही है, उसको एड्रेस नहीं किया गया है। पर सर, जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि दुनिया भर में हुआ है, और आपने ये भी कहा कि देखिए हर चीज में बुराई करना भी ठीक नहीं है, ये तो मानेंगे आप और सरकार की तारीफ करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, 9.2 GDP इस बार, और अगले वित्त वर्ष के लिए 8 to 8.5% का अनुमान जो सरकार लेकर चल रही है, सबसे तेजी से बढ़ रही है। ये वही बात है, जैसे अभी तेल के दाम बढ़े थे ना, 110 पे पहुंच गए, फिर 10 रुपए कम कर दिए, बोला देखिए हम 10 रुपए कम कर दिए। अब आप जीडीपी 9 पॉइंट की बात कर रही हैं, लेकिन आप देखिए गिर कितना गया था, वहां से ऊपर उठ रहा है। और अर्थव्यवस्था अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो इतना बड़ा ये देश है, 130 करोड़ यहाँ रहते हैं लोग, तो आप कंपेयर करिए ना, चाइना के साथ कंपेयर करिए, आप बाकी देशों से कंपेयर करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। एंड वी हैव टू बी एम्बिशियस। हम ये बोले कि क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था, क्योंकि देखिए आप कुछ भी ना करिए, बजट बनाना बंद कर दीजिए, फिर भी ये देश की इकोनॉमी 6-7% बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हमारा देश है, हर आदमी काम करता है, ऐसा नहीं है। तो हमें कंपेयर करना चाहिए अपने आप से, और फिर अपने कंपटीशन। जैसे आप अमेरिका है, इंग्लैंड है, यूरोप, हर जगह इस कोरोना काल में लोगों ने डायरेक्ट लोगों की जेब में पैसा दिया है। आप डिस्पोज। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब जो फ्रेंड्स, आज की डिबेट जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। किस तरह से जो गोदी मीडिया को सचिन पायलट ने धोया है। जो सचिन पायलट है वो जाने जाते हैं अपने बेबाक अंदाज के लिए, तो आए थे वो डिबेट करने के लिए। जिस तरह से बजट पेश हुआ, तो जो रुमाना हिसार खान है बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है, वो एक तरह से एंकर है, पर बीजेपी की प्रवक्ता बनते किस तरह से वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी, किस तरह से जो है उनको धोया है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। चलो वीडियो देख लेते, बाद वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। अभी आप लोग सीधे 10 में से 0, 10 में से 0? बात नंबर देने की नहीं है। हम तो नंबर देने वाले कौन होते हैं? पब्लिक नंबर देगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि बजट एक अच्छा मौका था, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, जनता ने इनको चुना है। उम्मीद मुझे जनता को थी कि इस बजट से कम महंगाई को रोकने में कुछ कदम उठाएंगे। जो मध्यम वर्ग है, गरीब तबका है, इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई इजाफा नहीं किया गया है, तो जिनकी जेब में कोरोना काल के बाद जो आर्थिक तंगी आई थी वो उनको और परेशानी हो रही है। मत भूलिएगा, तो थैंक यू का है सर। अब ऐसा है, जब ये बजट आता है तो अधिकतर जो उद्योग वाले संगठन है वो 10 में से 11 नंबर देते हैं, क्योंकि उनको अपनी नौकरियां करनी है, उनको अपना बिजनेस चलाना है। हकीकत यह है कि 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, और जो 100 सबसे अमीर लोग थे उनके आमदनी में खरबों इजाफा हो गया। तो जो खाई है अमीर गरीब की, वो लगातार बढ़ रही है, उसको एड्रेस नहीं किया गया है। पर सर, जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि दुनिया भर में हुआ है, और आपने ये भी कहा कि देखिए हर चीज में बुराई करना भी ठीक नहीं है, ये तो मानेंगे आप और सरकार की तारीफ करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, 9.2 GDP इस बार, और अगले वित्त वर्ष के लिए 8 to 8.5% का अनुमान जो सरकार लेकर चल रही है, सबसे तेजी से बढ़ रही है। ये वही बात है, जैसे अभी तेल के दाम बढ़े थे ना, 110 पे पहुंच गए, फिर 10 रुपए कम कर दिए, बोला देखिए हम 10 रुपए कम कर दिए। अब आप जीडीपी 9 पॉइंट की बात कर रही हैं, लेकिन आप देखिए गिर कितना गया था, वहां से ऊपर उठ रहा है। और अर्थव्यवस्था अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो इतना बड़ा ये देश है, 130 करोड़ यहाँ रहते हैं लोग, तो आप कंपेयर करिए ना, चाइना के साथ कंपेयर करिए, आप बाकी देशों से कंपेयर करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। एंड वी हैव टू बी एम्बिशियस। हम ये बोले कि क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था, क्योंकि देखिए आप कुछ भी ना करिए, बजट बनाना बंद कर दीजिए, फिर भी ये देश की इकोनॉमी 6-7% बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हमारा देश है, हर आदमी काम करता है, ऐसा नहीं है। तो हमें कंपेयर करना चाहिए अपने आप से, और फिर अपने कंपटीशन। जैसे आप अमेरिका है, इंग्लैंड है, यूरोप, हर जगह इस कोरोना काल में लोगों ने डायरेक्ट लोगों की जेब में पैसा दिया है। आप डिस्पोजेबल इनकम घर की बढ़ाएंगे, गृहिणी की बढ़ाएंगे, तो वो खर्च किस पे करेगी? उदाहरण देता हूं आपको, आप किसी उद्योगपति को 1 करोड़ रुपया दे दीजिए, वो क्या करेंगे? वो दुनिया में जहां सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा उसको 1 करोड़ को वहां लगाएंगे। आप किसान या किसी गृहिणी को 10,000 रुपए दे दीजिए, वो क्या करेंगे? उसका स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदेंगे, चप्पल जूते खरीदेंगे, खाने की चीज खरीदेंगे, तो कंजम्पशन बढ़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं गरीब और मध्यम वर्ग की जेब में पैसा आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। इंडिया से डिमांड बेस्ड इकोनॉमी। तो यहीं पर तो सरकार कहती है ना कि साहब विपक्ष है वो दूरदर्शी है नहीं। ये जो बात आप लोग कहते हैं कि भाई सीधा जेब में पैसा क्यों नहीं पहुंचाया, अब वो सीधा जेब में अमेरिका ने पैसा पहुंचाया। बिल्कुल पहुंचाया। 4 दशक की सबसे ज्यादा महंगाई की मार अमेरिका झेल रहा है। आपको मालूम नहीं है, अमेरिका ने 1 या 1.5 ट्रिलियन डॉलर लोगों को पैसा दिया है कैश, ताकि आप खर्च करिए।
सर मध्यम वर्ग की क्योंकि आप बात कर रहे हैं और जैसे कि सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए थैंक यू तो कहा, तो एक सियासी थैंक यू बोला, सियासी गलियारे में कौन सी सियासी कार्यालय में? नहीं कौन कल वित्त कौन मंत्री मध्यम वर्ग है? नहीं निर्मला सीतारमण ने बोला कि थैंक यू सो मच कि भाई टैक्स भर रहे हैं आप लोग, टैक्स पेयर्स हैं और योगदान कर रहे हैं। मैं अलग सवाल पूछ रही हूँ, सवाल मैं कह रही हूँ कि सियासी गलियारे में इस बात को लेकर चुटकी सी ली जा रही है कि साहब कांग्रेस के अंदर जो मिडिल क्लास हैं वो सचिन पायलट हो गए, कि सचिन पायलट जो है वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन जहां पर जिम्मेदारी देने की बात थी, ताजपोशी की बात थी, तो वहां सचिन पायलट को भी थैंक यू है कांग्रेस की तरफ से। मुझे थैंक यू पार्टी, मेरे मतदाता, मेरे समर्थक, हमारे वर्कर सब लोग कहते हैं और मैं उसका बहुत एहसानमंद हूँ। मेरा जो पॉलिटिकल काम है वो मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, मुझे मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी उम्मीदें क्या हैं, मैं कहाँ पे कैसे कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स अलग मुद्दा है और मैं कह रहा हूँ जो आपने इसको लिंक करना चाहा मिडिल क्लास से, तो हम मिडिल क्लास में नहीं हैं। मैं तो मिडिल क्लास के भी नीचे जो कृषि वर्ग होता है, जो मजदूरी करने वाला वर्ग, मैं उस वर्ग से संबंध रखता हूँ अपने आप को। बावजूद इसके कि आप लोग मजबूती से लड़ रहे हैं और जितनी बातें आप गिना रहे हैं, आप ही के बड़े नेता उत्तर प्रदेश के वो छोड़ कर जा रहे हैं, आपके दोस्त आरपीएन सिंह। अब आपको वो ठीक है, आपने कहा आरपीएन सिंह पार्टी छोड़ के चले गए जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो डबल इंजन सरकार है, 300 से ज्यादा विधायक हैं, उनके 1 दर्जन विधायक छोड़ के चले गए, हाँ। 3 मंत्री छोड़ के चले गए, हाँ। हरेश सिंह रावत जो भाजपा में मंत्री कैबिनेट में थे वो छोड़ के चले गए। बिल्कुल। तो जब सत्ताधारी दल के जो इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं उनके लोग छोड़ के भाग रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब वो स्थिति जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं उससे परे है। मीडिया में, भाषण में, इश्तिहार में जो स्थिति प्रस्तुत हो रही है शायद वो वास्तविकता से परे हो और वो लोग जानते हैं, जमीनी लोग हैं। अगर वो छोड़ के भाग रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, इससे आप क्या इसको समझते हैं बताइए मेरे को। ठीक है, नहीं और ऐसा सुनिए, यहाँ तक पार्टी छोड़ने की बात है, ऐसा कोई राज्य नहीं है और ऐसा कोई दल नहीं है जहाँ चुनाव से पहले लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है। और ये अंतिम बार नहीं हुआ, ना ये पहली बार हुआ है, ये तो होता रहेगा। मेरा सवाल, तो ये जो बजट आया है, इस बजट का इन चुनाव पर आपको क्या लगता है कोई प्रभाव पड़ेगा? कुछ खास नहीं, क्योंकि बजट जो है अब एक इवेंट हो गया है। 1.5-2 घंटे का भाषण होगा, कुछ चर्चाएं होंगी, विरोध करेंगे, विपक्ष लेंगे, लेकिन जो लोगों की जिंदगी का स्तर है, जो उनके आम जीवन में जो उनको दिक्कतें पेश होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा राहत उनको मिली ऐसा मुझे लगता नहीं है। इसलिए इसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग सब जानते हैं वोट किसको देनी है। एक जब बजट की आलोचना विपक्ष की तरफ से की जा रही है तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये पूछना चाहिए पलटकर विपक्ष से कि अगर आप होते और ये सदी की सबसे बड़ी महामारी वाली आपदा से देश गुजर रहा होता तो फिर आप क्या कर देते? और मैं बताता हूं मैं क्या नहीं करता। इन्होंने हेल्थ का बजट कम कर दिया, कृषि का बजट कम हुआ है, नरेगा का बजट कम हुआ है। हम ये कोशिश करते हैं, अगर मुझे मौका मिलता तो बाकी चीजें बात 2-4 साल के बाद भी कर सकते हैं। आज जरूरत ये थी कि जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, जो 2 बीघे किसान में खेती कर रहा है, उसकी मदद के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं कृषि के उपकरण पर जीएसटी नहीं लगाता, मैं एमएसपी के लिए जो हमने 2,36,000 करोड़ रुपए खर्च किया उसको बढ़ाता, मैं गृहिणियों की जेब में पैसा डालता ताकि वो महंगाई से अपना सामना कर सकें। कोशिश इंटेंशन होती है। देखिए, आप बजट तो ऐसा है, आंकड़े आप ऐसे पढ़ लीजिए वैसे पढ़ लीजिए उसको, लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है? आप आउटरीच किसको कर रहे हैं? आप मरहम किस पे लगाना चाहते हैं? आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ कर्जा माफ करना चाहते हैं या आप किसानों को कर्जा माफ करना चाहते हैं? ये नीति निर्माण तो पार्टी के अंदर होता है, सरकार के अंदर होता है। हम लोग ये चाहते थे कि इस बजट से बहुत कुछ किया जा सकता था। मुझे लगता है उस उम्मीद पे पूरा। तो फ्रेंड देख सकते हैं किस तरह से जो है सचिन पायलट ने जो है बीजेपी प्रवक्ता जो रुमाना हिसार खान है, एंकर है पर उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने किस तरह से वो एक तरफ बैटिंग करती है तो किस तरह से उनको धोया है, तो आपने दिखाई हुआ इस डिबेट जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। आई होप आपको भी डिबेट पसंद होगी। आपको डिबेट पसंद है वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं इस टाइप की वीडियो हम आपके लिए और लाए तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ना बहुत से ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।